अच्छा देखें, इधर एग्जाम्पल आपके पास कौन सी है, आइसोनियाजिड की। ठीक है, तो जो आइसोनियाजिड है ये बेसिकली आपके पास क्या है, एंटी टीबी ड्रग है। ठीक है, आईएनआई स्टैंड फॉर आइसोनियाजिड। तो ये क्या होता है, इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो पहले ये किस में जाती है, फेज टू के अंदर। और फेज टू के बाद इसके पास जो मेटाबोलाइट बनता है वो क्या होता है, वो एक्टिव फॉर्म में होता है, इट इज नॉट इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में है। और हमें मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए कि जो ड्रग है, जो जो उसका मेटाबोलाइट है वो क्या होना चाहिए, इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके बाद ये फिर किस में गुजरती है, फिर ये आती है आपके पास फेज वन में। ठीक है, और फेज वन में आने के बाद जो इसका मेटाबोलाइट बनेगा वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और फिर ड्रग की क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। अच्छा, फिफ्थ नंबर जो केस है हमारा वो क्या है कि ड्रग जो है वो अनचेंज फॉर्म में रही और उसकी एक्सक्रीशन होगी। और ये कौन सी हो सकती है, ये आपकी वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी। ठीक है, क्योंकि अनचेंज फॉर्म में ये और डायरेक्टली उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आपकी ड्रग है वो इनमें से कोई भी पाथवे फॉलो कर सकती है। अगर तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ये आपके चार पाथों में से कोई एक पाथवे फॉलो होगा। अगर तो वाटर सॉल्युबल ड्रग है फिर डायरेक्टली ये वाला पाथवे फॉलो होगा। ठीक है, होपफुली अब आपको ये जो फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लियर होंगी। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कि आपका जो मेटाबोलाइट है वो इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका मेटाबोलाइट इनएक्टिव फॉर्म में नहीं होगा तो आप हमेशा सेकंड फेज की तरफ मूव करेंगे। अगर आप फेज वन में अगर आपकी ड्रग है तो वो फेज टू में चली जाएगी। अगर उसने फेज टू को पहले फॉलो किया हुआ है तो फिर वो फेज वन में चली जाएगी। तब उस ड्रग की क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, उसका इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा और वो फिर वो ड्रग की क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी। अभी देखिए डायग्रामेटिकली भी हम इसको देख लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, लिपोफिलिक ड्रग है। ठीक है, अच्छा अगर ये आपकी क्या है, फेज वन रिएक्शन को अगर फॉलो कर रही है, उस पाथवे को फॉलो कर रही है, तो इन तीनों में से ठीक है कोई भी एक पाथवे को फॉलो करेगी। ठीक है, इसमें साइक्लाइजेशन डिसाइक्लाइजेशन है, लेकिन वो जो है ड्रग मोस्टली उसको इतना फॉलो नहीं करती है, ज्यादातर इन्हीं तीनों प्रोसेस को ड्रग जो है वो लेके चलती है। तो इनमें से कोई एक भी प्रोसेस होगा जिसको ड्रग फॉलो करेगी। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, वो उसकी कन्वर्जन होगी किसके अंदर, आपकी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, सेम ही आपके किसके लिए, फेज टू के लिए, कि आपका कोई भी वाटर सॉल्युबल जो कॉन्जुगेट है वो ऐड हो जाएगा आपकी ड्रग के साथ, और अल्टीमेटली जो आपकी जो ड्रग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, फेज वन में भी आपका जो पाथ है वो क्या है, आपकी अल्टीमेटली कन्वर्जन किसके अंदर है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। क्लियर। अच्छा, फिर आगे आते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एब्जॉर्प्शन की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, उसमें भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते थे। ठीक है, सेम इसी तरह मेटाबॉलिज्म के केस में भी है। तो इसमें पहला फैक्टर आपका क्या रहता है, एज का। ठीक है, तो आप देखें कि जो नियोनेट्स हैं, एल्डरली हैं। नियोनेट्स में क्या है, अभी आपके जो सिस्टम है वो अंडर डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है, छोटे बच्चे में कि आपके जो सिस्टम है फुली डेवलप नहीं है। अगर सिस्टम फुली डेवलप नहीं है इट मींस कि आपका जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उनकी भी फुल डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसी तरह जो आपके एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें भी क्या है कि आपके जो सिस्टम है वो अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आपकी जो बॉडी की मशीनरी है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। इट मीन्स कि जो आपके मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स है वो भी डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में जो आपकी मेटाबॉलिज्म है उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रीजन क्या है कि डिमिनिश्ड एक्टिविटी ऑफ हेपेटिक एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो उस तरह से नहीं रही है, जिसकी वजह से आप इन पर्सन्स के अंदर, इन पेशेंट्स के अंदर आप बहुत ज्यादा डोज जो है वो नहीं दे सकते हैं। आपको डोज जो है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डोज देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही। ठीक है, प्रॉपरली, और ड्रग जो है वो ज्यादा देर के लिए जो है बॉडी में स्टे करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका फूड का। ठीक है, अच्छा अगर आपकी क्या है, पुअर न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो आपके हेपेटिक एंजाइम्स हैं उनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप यूं देखें कि जैसे अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका लिवर जो है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके हेपेटिक एंजाइम्स है उनका जो उनकी जो फंक्शन एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
इट मीन्स कि अगर आपने जो ड्रग जिसने मेटाबॉलिज्म जिसकी होनी थी लिवर से, अब वो क्या उतनी ही उस अमाउंट में उसकी मेटाबॉलिज्म होगी नहीं होगी, ठीक है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और ड्रग ज्यादा देर के लिए बॉडी में स्टे करेगी और अगेन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिजीजेस का। अगेन इसमें वही बात आ जाती है कि लिवर डिजीज है, लिवर डिजीज हुई तो डेफिनेटली आपके जो हेपेटिक एंजाइम्स हैं उनके जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी और अल्टीमेटली आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगी। अच्छा, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें आप क्या है कि आप कहते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसकी, ड्रग्स की, ठीक है, यानी कि आप दो या दो से ज्यादा ड्रग्स जो है वो एक साथ ले रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट आ सकता है आपकी बॉडी पे। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट आपके फिनोमिनास हैं, ठीक है, जो कि हो सकते हैं, फिनोमिना हो सकता है, ठीक है। एक इसमें क्या है, एंजाइम इंडक्शन, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या प्रोसेस हो सकता है आपका, एंजाइम इनहिबिशन का, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जी देखते हैं कि जी एंजाइम इंडक्शन क्या होती है और एंजाइम इनहिबिशन क्या। एंजाइम इंडक्शन क्या होती है कि जब आप रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग्स की, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोसोमल जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनकी जो सिंथेसिस है वो क्या रहती है, इंक्रीज हो रहती है। इसका मतलब लिवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपके लिवर के जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए, इसे आप कहते हैं वहां पे क्या हो रही है, एंजाइम इंडक्शन हो रही है। और ऐसी ड्रग्स जो कि ये काम करती हैं यानी कि सिंथेसिस को, एंजाइम की सिंथेसिस को इंक्रीज करने का, उन्हें आप क्या कहेंगे, एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है। अच्छा देखिए, सपोज अगर आपने ड्रग ए ली, ठीक है, साथ आपने ड्रग बी ली, ठीक है, जो आपकी ड्रग बी थी उसने एक सी एंजाइम के थ्रू उसकी क्या होनी थी, मेटाबॉलिज्म होनी थी। अब ये जो आपकी ड्रग ए है ये क्या करेगी, इस एंजाइम की ये इंड्यूसर है, ठीक है। इसका मतलब इसने जो सी एंजाइम है जिसे आपकी ड्रग बी की मेटाबॉलिज्म होनी थी उसको ये ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब इसकी सिंथेसिस एंजाइम की इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब बी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होनी थी इस एंजाइम के थ्रू, तो इसका मतलब जो ड्रग है वो बॉडी में इतना स्टे ही नहीं करेगी, उसकी मेटाबॉलिज्म इतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, कि वो जल्दी बॉडी से क्या हो जाएगी, उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास थेराप्यूटिक फेलियर हो गया। आपको जो ड्रग का इफेक्ट चाहिए था, ठीक है, अगर आपको वो ड्रग का इफेक्ट लाने में 1 घंटा रिक्वायर्ड था, तो अब क्या होगी, आधे घंटे के बाद ही ड्रग जो है वो बॉडी से जो है एक्सीड हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको इफेक्ट तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, जो इंजाइम इंडक्शन है इसकी क्लिनिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा इसकी क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखें, आप ले रहे हैं जी रिफेम्पिसिन ड्रग, ठीक है, अगेन एंटी टीबी ड्रग है ये, और साथ आप ये ले रहे हैं जी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एक पेशेंट है वो एट अ टाइम ये दोनों ड्रग ले रहा है, ठीक है। तो जो आपकी रिफेम्पिसिन है इट इज एंजाइम इंड्यूसर ऑफ enzymes that are responsible for the metabolism of oral contraceptives, ठीक है। इसका मतलब कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ही इनकी मेटाबॉलिज्म होगी तो उसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो तो बॉडी में इतना स्टे नहीं कर रहा, तो आपके पास आप क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, ठीक है। तो एंजाइम इंडक्शन की वजह से आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया। इसीलिए जब भी दो ड्रग एक साथ ली जाती हैं तो उसमें देखा रहता है कि जो ड्रग ए है वो बी का इंड्यूसर तो नहीं, या जो ड्रग बी है वो ए का इंड्यूसर तो नहीं, ठीक है। तो इंड्यूसर से मुराद है कि उसके एंजाइम का इंड्यूसर तो नहीं है, ताकि हमारे पास थेराप्यूटिक फेलियर की सिचुएशन ना आए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है एंजाइम इनहिबिशन। तो जो एंजाइम है इनहिबिशन है ये इंडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो कि ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, ठीक है। तो उनको आप क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होगा, एंजाइम इनहिबिशन का, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो ड्रग है वो ज्यादा देर के लिए बॉडी में स्टे करेगी। अब सपोज ड्रग ए थी, इसकी साथ आपने ड्रग बी ली, ठीक है। अब ये जो ड्रग बी थी इसने सी के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म होनी थी, तो ये क्या करेगी, ए इसके जो मेटाबॉलिज्म, ये जो मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम है इसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी,
ठीक है। इसका मतलब अब पी तो बॉडी से उसकी एलिमिनेशन नहीं हो रही है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो ज्यादा देर के लिए बॉडी में स्टे करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जो है वो वापस ज्यादा हो जाएगा, आपकी ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग होगा, ज्यादा देर के लिए जो ड्रग है वो बॉडी में स्टे कर रही है क्योंकि एंजाइम इनहिबिट हो गए हैं उसके। अच्छा, अब इसमें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड। अच्छा, इसमें आप देखें कि अगर आप एरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन आपके पास क्या है, एंटीबायोटिक है, आप उसके साथ क्या दे रहे हैं, वारफरीन। तो जो वारफरीन है वो क्या है, एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि एरिथ्रोमाइसिन को और वारफरिन को अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है ये क्या है, वारफरिन के जो एंजाइम्स हैं उनकी क्या कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है। इट मींस कि जो वारफरिन है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बॉडी में स्टे करेगा, और वारफरिन का इफेक्ट क्या है, एंटी कोगुलेंट है ये, तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है, इनहेंस्ड एंटी कोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफरिन, ही, क्योंकि आपकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन क्या हो रही है, वारफिन की, वो ज्यादा हो रही है क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब आप एंजाइम इंडक्शन की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास थेराप्यूटिक फेलियर होगा, लेकिन जब आप एंजाइम इनहिबिशन की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का जो है वो प्रोलॉन्ग होगा, क्लियर। तो आप टॉक्सिसिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल था पूरा आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म। विश यू गुड लक।